नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है गांधीवाद, भारतीय विरासत। हम ये जानते हैं कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर का दिन हम समर्पित करते हैं गांधी जयंती को। तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो क्या रही और क्या आज उनकी प्रासंगिकता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो क्या पराई पीर को समझना, उसे अपना लेना और उसका समाधान करना, यही गांधीवाद है? क्या गांधीवाद हम भारतीय विरासत उसे कह सकते हैं? किस तरह से हम ये देखते हैं कि आज के भौतिकतावादी समाज में जो विचारधारा है कि उपभोग भोग ही सुख है, उससे बिल्कुल उलट जो भारतीय संस्कृति है ये कहती है कि त्याग में सुख है, और जिसे महात्मा गांधी जी ने अपने व्यवहार से सच भी साबित किया है। क्या आज भी हम ऐसा ही समाज बना सकते हैं? क्या था महात्मा गांधी जी के सपनों का समाज, कैसा था उनके सपनों का भारत? ऐसे ही कुछ विषय के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में समाज शास्त्र विषय के प्राध्यापक श्री महमूद अली जी को। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मंजूषा बहन भी हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मंजूषा बहन, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि महात्मा गांधी जी, इसमें जो महात्मा शब्द हैं, अगर उसको हम परिभाषित करना चाहें तो वो शब्द क्या होंगे, कैसी होगी वो परिभाषा? जी, महात्मा गांधी में जो महात्मा शब्द है वो गांधी जी के जीवन की धारणाओं के कारण हुआ। जी। गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मूल्यों को अपनाया। 25 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया तो गांधी से वे महात्मा गांधी बन गए। और यही नहीं, सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने का भी संकल्प लिया। जी। जीवन की धारणाएं ही उनको महात्मा गांधी, उनके जीवन में उनको ये टाइटल मिला। हम एक उदाहरण के जरिए इस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे जी। कि एक बार गांधी जी के पास एक माता जी अपने बच्चे को लेकर आई। डॉक्टर ने बच्चे को गुड़ खाने के लिए मना किया था, पर बच्चा नहीं मानता था। जी। तो माता जी ने गांधी जी के सामने ये बात रखी, ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है और आप इसका गुड़ खाना छुड़ा दीजिए। गांधी जी ने माता जी को कहा कि इस बच्चे को 1 हफ्ते के बाद लेकर आना। माता जी को लगा कुछ विशेष प्लानिंग होगा। 1 हफ्ते के बाद लेकर गई और गांधी जी ने इतना ही कहा कि बेटा, गुड़ नहीं खाना, ये अच्छी आदत नहीं है रोज रोज खाना। बच्चे ने तुरंत हाँ कर दिया। माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज मैं घर में मना करती थी लेकिन बच्चा नहीं मानता था, और आज गांधी जी के एक बार कहने से बच्चे ने हाँ कर दिया। माता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आपको जब इतना ही कहना था तो आप 1 हफ्ता पहले भी तो कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा, नहीं, 1 हफ्ता पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था। 1 हफ्ते में मैंने स्वयं ने गुड़ खाना छोड़ा। अब मैं बच्चे को कहने का हकदार हूँ। कहने का भाव कि जो हम किसी को किसी अवगुण से मुक्त कराना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को भी तो देखना होगा। तो गांधी जी का जो जीवन था वो धारणाओं से भरा हुआ था, जैसे कि सत्य का गुण, सत्यता का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह, चोरी न करना, अस्तेय, प्रार्थना, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर उन्होंने अपने आप को ढाला, अपने जीवन को ऐसा बनाया। इसलिए गांधी से वे महात्मा गांधी हो गए। अली सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम गांधीवाद के मायने जानना चाहें कि क्या है तो वो शब्द क्या होंगे? गांधीवाद से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि गांधी जी के साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य हो जाने की अंतरकथा क्या है। जी। आप देखेंगे कि वो विद्यार्थी जीवन में बहुत साधारण प्रकृति के विद्यार्थी थे। जी। उनके पारिवारिक जीवन में उनके पिता भले ही कुलीनता को संबोधित करते थे या कुलीनता के स्थिति में थे, लेकिन उसके बावजूद वे बहुसंतति वाले परिवार में पले बढ़े थे। जी। उन पर उनकी माता का असर था और एक जो मोहल्ले की आध्यात्मिक चेतना होती है वो उनमें अंतर्निहित होती गई बाल्यकाल से ही।
लेकिन वो मुखरित कब हुई? जी गांधी जी के बचपन में आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे जो उनकी प्रौढ़ावस्था में या उनके युवा हो जाने के बाद दिखाई देती हैं। जी तो हमारा मानना ये है कि गांधीवाद में अगर मोटे तौर पे उनकी किन्हीं भी विचारधाराओं या सिद्धांतों की आप बात करते हैं तो वो उनके बाल्यकाल से या युवावस्था से केवल इतना संबंध रखती हैं कि वो बीज उन्हें बचपन में मिला था, जी जिसे उन्होंने बाद में अपने ढंग से पल्लवित किया जी और जिसे उन्होंने बाद में पौधा बनाया। अब हमने ये कहा कि उनके मोहल्ले में आध्यात्मिकता का बोलबाला था, उनकी माँ भी बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक किस्म की थी, जी तो उनका पालन पोषण लगभग इसी तरह के माहौल में हुआ था। स्कूल में उन्हें कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में वो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से भी बहुत अच्छे विद्यार्थी सिद्ध हुए जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। जी तो पहली चीज़ ये है कि गांधी जी ने जिन विचारधाराओं को या जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जी वो उनके अपने नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक स्थिति विशेष में आके जी उन विचारों के साथ में कुछ इस तरह का परिमार्जन किया कि वे आज उनके ही विचारों के तौर पे जाने जाते हैं, भले ही वो उन्हें मोहल्ले में परवरिश के दौरान आत्मा में धारण या कर लिया, उनकी ये कह सकते माता हैं। से जो जी। उन्हें प्राप्त हुए थे। जी। अब ये कोई नहीं कहता कि वो मोहल्ले वाले फलां धर्म के थे जी। तो गांधी जी उससे गांधी जी बन गए। जी अब ये कहते हैं कि गांधी जी का अपरिग्रह हो, सत्याग्रह हो, सत्य का आग्रह हो, अहिंसा हो, या उनकी आध्यात्मिकता हो, या मानवीय मूल्यों के लिए उनकी पक्षधरता हो, तो ये गांधीवाद है। हाँ, तो ये सब जो है एक विशेष घटना पे आधारित है। जी जब वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं तो हमारी भारतीयता हमेशा उस समय में विदेश यात्रा को पाप का कारण मानती थी। जी उनकी माता ने भी उनके ऊपर बहुत सारे बंधन और शर्तें आरोपित की जी कि वहाँ जा रहे हो तो मद्यपान नहीं करोगे, गोरी मेमों से संपर्क नहीं रखोगे। जी गांधी जी ने अपनी माता जी का कहना माना, लेकिन उस समय की दुनिया त्रिवर्गीय दुनिया थी जी कि अंग्रेज़ पूरी दुनिया में फैल गए थे और वो या तो नीगरों पर शासन कर रहे थे या हम सांवले लोगों पर जी शासन कर रहे थे। रंग भेद। हाँ बिल्कुल, भारत में भी उनका उपनिवेश था और अफ्रीका में भी उनका जी उपनिवेश था। तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में पहुंचने तक अंग्रेज़ों के पक्षधर थे, शासक वर्ग के पक्षधर थे। जी वो नीगरो लोगों के पक्षधर नहीं थे, जबकि वो हमारे जैसे दबे और कुचले लोग थे। लेकिन बाद में स्थिति बदली। लेकिन बाद में स्थिति बदली, और वो स्थिति बदली जो उनके बारे में एक ट्रेन के आरक्षित कूपे से उन्हें बाहर फेंक दिए जाने का जो एक उदाहरण मिलता है, गांधी जी का वहाँ से कायाकल्प हुआ। एक मोड़ साबित हुआ। एक ऐसा मोड़ साबित हुआ कि उन्होंने आत्म मूल्यांकन किया, जी अपनी विवेचना की कि मैं कहाँ और किसके पक्ष में था। तो फिर अब वो तो गांधी शोषक वर्ग से बिल्कुल, तो शोषित वर्ग की उनके ओर आ अंदर जो बीज थे बचपन के जी आध्यात्मिकता के जी या मानवीय गरिमा के, वो घटना हुई जब अंग्रेज़ों ने एक दंभ में आके उनके साथ अपमान किया। तब उन्हें लगा कि ये एक शासक वर्ग है और शासित वर्ग के साथ हमेशा भेदभाव करता है, तो हम भारतीयों को हमेशा निग्रोज के पक्ष में रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम गांधीवाद को भारतीय विरासत कह सकते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है। गांधीवाद हमारे लिए भारतीय विरासत है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि घरों में जैसे बड़े होते हैं, पूर्वज होते हैं, जी तो अपने बच्चों को माता पिता क्या कहते कि आपके दादा दादी, आपके बड़े इतने अच्छे संस्कार वाले थे, श्रेष्ठ थे, महान थे, आप बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। तो एक बड़ों के की जो खूबियाँ हैं, विशेषताएं हैं, वो विरासत के रूप में मिलती। जी इसी तरह से हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जो जिन्होंने अपने जीवन को मूल्यों के आधार पर श्रेष्ठ और महान बनाया, जी तो ज़रूर हम कहेंगे कि उनके जीवन के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे लिए वो आदर्श रहे, और उनके आदर्शों पर चलकर हम खुद भी अपने जीवन को ऊंच और महान बना सकते।
क्योंकि उनके अंदर जो बातें उनके मन में आती थी वो उनकी अपनी आत्मा की आवाज़ होती थी। और अपनी आत्मा की आवाज़ यानी अपने जीवन को मूल्यों से संवारना। और जब मूल्यों से यदि हमने जीवन को संवारा है और हम हमारे बड़े यदि ऐसा संवारे हैं तो ज़रूर हम उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करके हम भी तो मूल्यवान बन सकते। और हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन की धारणाएं अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता। तो हम तो यही कहेंगे कि जो उन्होंने अपने जीवन को ऊंच और महान बनाया, जीवन को मूल्यों से महकाया, हम भी ऐसे मूल्यों से महकाकर अपने जीवन को ऊंचा बनाए और अपने देश को हम श्रेष्ठ, ऊंच और महान, जो उनका सपना था, राम राज्य की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को हम सभी अपने जीवन की धारणाओं से साकार करें। तो कह सकते हैं कि गांधीवाद जो है वो भारतीय विरासत है। बिल्कुल भारतीय विरासत है और देवभूमि है भारत। तो जैसे देवी देवताओं का जीवन ऊंच और महान सर्वगुण संपन्न था, हमें भी अपने जीवन को ऐसा ऊंच महान बनाकर इस देश ही नहीं, देश के साथ हम सारी दुनिया को भी ऐसा श्रेष्ठ और महान बना सकेंगे। जी। अच्छा, एक प्रश्न मन में ये आता है कि हम गांधी जी को क्रांतिकारी के रूप में भी देखते हैं और संत के रूप में भी देखते हैं, तो क्या ये दोनों पहलू उनके व्यक्तित्व के हैं? अगर हैं तो किस तरह से? अली सर, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बंधन नहीं है कि संत क्रांतिकारी नहीं हो सकता। जी। तो गांधी जी के व्यक्तित्व के दोनों आयाम हैं जी। कि वे आध्यात्मिकता में पले बढ़े जी। और बाद में वो जो आंग्ल उपनिवेशवाद था उसके विरुद्ध खड़े हुए। जी। तो आंग्ल उपनिवेशवाद जो है वो दूसरी दुनिया के शोषण पर आधारित और दूसरी दुनिया के संसाधनों की लूट पर आधारित जी। एक आक्रामक व्यवहार था। और गांधी जी ये मानते थे कि इससे जो है पूरी दुनिया में दो वर्ग पैदा हो गए हैं। एक जो छोटा सा वर्ग है वो जो लूटने में विश्वास रख रहा है संसाधनों का, बड़े बड़े देशों के संसाधनों का, वो अफ्रीका हो या भारत हो या चाइना हो या दक्षिणी पूर्वी एशिया हो, जहाँ भी वे गए संसाधनों की लूट थी। तो वे संसाधन स्थानीय लोगों के थे। जी। अब अगर इंसानी पहलू से हम इस बात को देखें तो जो स्थानीय लोगों के संसाधन हैं उनको एक लूट के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अगर लड़ना है तो उसको क्रांतिकारिता माना जाएगा। जी। लेकिन अगर उस क्रांतिकारिता के लिए एक भाव हो मन में कि हम इससे हिंसा के द्वारा सेटल नहीं करेंगे, जी, तो ये संत का गुण होगा। क्या बात। और अगर वो ये कहें कि हम जो भी आग्रह करेंगे सत्य के साथ करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, जी, तो ये स्वभाव संत का है। एक प्रश्न यहाँ पर मंजूषा बहन आपसे कि अगर हम जानना चाहें कि अहिंसा के विचार का क्या महत्व उस दौर में था और क्या आज भी वो महत्व उसी रूप में हमारे समाज में है या हो सकता है? क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है जी, तो जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया, जी, तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो सत्य और अहिंसा के मार्ग को हमें अपनाना पड़ेगा। हिंसा तो दो प्रकार से होती है। एक बाहरी हिंसा जो हमें दिखाई पड़ती है कि मारना, पीटना या फिर किसी साधन के द्वारा किसी को तंग करना, जी, इसको हम हिंसा का रूप कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने भी, और वैसे भी हिंसा का जो दूसरा परिभाषा है, गांधी जी ने भी ये कहा था, यदि मन से संकल्पों के द्वारा भी किसी को यदि हम दुख देते हैं तो वो भी क्या है, हिंसा हो जाती। तो अहिंसा का मतलब हम बाह्य रूप से बाहुबल का उपयोग न करें और न ही मन के संकल्पों के द्वारा या वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाएं। अहिंसा बहुत बड़ी शक्ति है। सत्यता के बल पर ही हम अहिंसक बन सकते हैं। और सत्यता का मतलब आत्मा के ओरिजिनल गुण को पहचानना। जब हम अपने ओरिजिनल गुण को पहचानेंगे कि मैं आत्मा तो हूँ ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इससे हमारा मनोबल मजबूत होगा। और जब हमारा विचार पॉजिटिव हो जाएगा अपने मूल्यों के कारण, तो हमारा वाइब्रेशन अनेक आत्माओं के मन को शुद्ध करेगा। इसलिए हिंसा की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। हमें देश को सुखमय बनाना है
विश्व को सुखमय बनाना है तो अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है। हम संकल्पों से भी किसी आत्मा के लिए हम कुछ भी गलत न सोचे, निगेटिव थॉट हमारे मन में क्रिएट ना हो। मतलब इसलिए हिंसा का स्थान हाँ जी, जीवन में बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं। कहा भी जाता है ना, जी। यदि मान लीजिए कोई गलत है, कोई गलती करता है, जी। तो कहा भी गया है कि पापी से घृणा मत करो, पाप से करो। जी। उसके अंदर का अवगुण हमारे अंदर ना आ जाए, उस चीज़ की हम परहेज करें और हमारे अंदर के गुणों की पावर इतनी श्रेष्ठ हो, इतना अच्छा हो कि हम अपने पावर से उन आत्माओं को हम बदल सके। तो अहिंसा से तो बहुत जीवन में सुख शांति आ सकती। अली सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, बड़ा प्रिय भजन है गांधी जी का। तो क्या आज के समय में भी ये विचारधारा समाज को एक सशक्त समाज बना सकती है और इसके साथ ही हम विकास की राह में आगे भी बढ़ सकते हैं? आपका सवाल जो है वो पारस्परिकता को जी। संबोधित है कि अगर मैं आपके विषय में सोचूं तो आपकी पीड़ा को समझूं, जी। और आप किसी और के बारे में सोचें तो उसकी पीड़ा को समझें, जी। और इस तरह से हम इस धरती के तमाम लोग जी। एक दूसरे की पीड़ा को अगर समझ लें या उसका बोध हमें हो जाए जी। तो दुनिया में किसी असंतोष का कोई स्थान नहीं होगा। यहाँ पर भी एक भारतीय जो महाभाव है वसुधैव कुटुंबकम, वो इसका आधार हो सकता है। अब मुझे लगता है कि ये पूरी एक तरह की वैश्विक अवधारणा है जी। जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि भारत ने दूसरों को दिया या दूसरों से हम छुपे हुए रहे और बाद में ये पता चला कि दूसरों के पास भी यही धारणा रही होगी। जी। लेकिन इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है कि आप मानव की गरिमा का सम्मान करते हैं, जी। और मानव की गरिमा का सम्मान करने का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है ये कि मैं आपकी पीड़ा को समझूं, आप मेरी पीड़ा को समझें। जी। तो चूंकि गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, मैं बार बार आपसे यही शब्द कह रहा हूं जी। कि वे आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो वो हर किसी व्यक्ति में या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति में भी उसी आध्यात्मिकता की एक झलक देखते थे, उसी ईश्वरीयता का बोध करते थे। तो दूसरे के कष्ट का बोध हमें तब हो सकता है जब हम उसे अपने समतुल्य माने। जी। और अगर हम किसी को अपने से नीचे समझेंगे जी। या हम में कोई श्रेष्ठता का बोध होगा तो हम दूसरे की पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। जी। तो ये वाइस वर्सा मामला है कि हमको पारस्परिकता में मानवीय गरिमा का बोध होना चाहिए। जी। ये एक छोटी सी बात है। जी। और हमें ये भी मान लेना चाहिए कि गांधी जी को जो विरासत थी, वैचारिक विरासत थी, वो बहुत समृद्ध थी। जी। और उस समृद्धि में देवत्व का बोध और मनुष्य में देवत्व की मौजूदगी, जी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने दूसरे के बारे में चिंता की। जी। क्योंकि उसमें भी देवत्व है और मुझ में भी देवत्व है, अगर जी। तो मैं दूसरे के साथ में बुरा कैसे कर सकता हूँ? जी। दूसरे के साथ में प्रेम क्यों नहीं करूँगा? मैं दूसरे से मैं असत्य कथन कैसे करूँगा या दूसरे का शोषण मैं कैसे करूँगा? तो पीड़ा का मतलब यह है कि अगर मेरी कोई डिग्निटी है, मेरी कोई गरिमा है, जी। तो फिर बाकी लोगों की भी उतनी ही गरिमा है। जी। क्योंकि जितना ईश्वर का मुझ में वास है उतना ही दूसरों में भी है। तो यहाँ पर बात यह है कि समानता जो है वो होनी चाहिए, भेदभाव नहीं। तो फिर एक प्रश्न जन्म लेता है यहाँ जी। पर, वो ये कि महात्मा गांधी जी ने जिस समाज की परिकल्पना की थी, जिस भारत राष्ट्र की अवधारणा थी उनके मन में, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं। तो क्या लगता है मंजूषा बहन आपको कि ये विचार कितना दृढ़ था उनका और कैसे उन्होंने इस विचार को सत्य में परिवर्तित किया? जी, गांधी जी के अंदर जो भेदभाव नहीं था जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर का, जी। क्योंकि वास्तव में देखिए ये तो शरीर के हिसाब से हर एक आत्मा का अलग अलग रोल है, अलग अलग पार्ट है। ये विश्व एक रंगमंच है और हम सब पार्टधारी हैं, सबको अलग अलग वैरायटी पार्ट मिला हुआ है। लेकिन आत्मा रूप में हम सब एक पिता के संतान हैं। इसलिए कहते भी हैं कि सभी आपस में कौन है? भाई भाई
का नाता, विश्व बंधुत्व, भाईचारे की भावना, वसुधैव कुटुंबकम के हम नारे लगाते तो वास्तव में देखा जाए हम सब आत्मा हैं, उस सुप्रीम पावर की संतान है हम जी। और हर आत्मा में 7 गुण विराजमान हैं, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ज्ञान। तो इस कारण आत्मिक स्वरूप में जब हम देखेंगे तो सब एक समान हैं। इसलिए इस दुनिया में हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। यदि किसी को देखना है तो उनके गुणों को हम देखेंगे, अवगुणों को नहीं देखेंगे। भेदभाव का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि एक पिता के संतान हैं। सभी कहते एक ही पिता के संतान हैं, ईश्वर एक है, गॉड एक है, परमात्मा एक है। तो जब एक के हम सब बच्चे हैं तो आपस में कौन है, एक ही हो गए। इसलिए भेदभाव का कोई मन में वो भाषा होनी ही नहीं चाहिए, और बल्कि हर एक आत्मा के लिए हमारे अंदर शुभ भावना होनी चाहिए, क्योंकि विश्व ही हमारा एक परिवार है। और जहाँ परिवार ही एक हो गया तो तेरा मेरा का तो कोई रोल नहीं रह जाता। हाँ, जिम्मेदारी अलग चीज़ है, कई बार उसका मिसयूज़ कर लेते कि सब एक हैं तो हम कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं। जहाँ हमारी जिम्मेवारी है, जहाँ हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य परायण तो बनना पड़ेगा। जिम्मेवारी हम बहुत अच्छी तरह से निभाएं, सबको सुख दें, सुख लें, न दुख दें, न दुख लें। ये पाठ हमेशा पक्का रखें हम। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर फिर एक प्रश्न, और प्रश्न युवाओं को लेकर के, आज की पीढ़ी के युवा, उनको गांधीवाद से हम जोड़ें और उस माध्यम से उनके ज़रिए जो है वो देश विकास करे और विश्व गुरु था और फिर से बन जाए। क्या कहेंगे आप अली सर? मुझे लगता है गांधीवाद से जुड़ने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है जी। हम युवावस्था से पहले भी जुड़ सकते हैं और वृद्धावस्था में भी जुड़ सकते हैं जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है जी, तो ये एक बात कहना कि एक फला ग्रुप के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, जी। ये थोड़ा सा मुझे अप्रासंगिक लगता है। नहीं, कई बार ये होता है ना कि देश के विकास के कर्णधार जो है वो आज के युवा है, युवा पीढ़ी है। मैं तो ये लगता है कि अगर उनको हम गांधीवाद से जोड़, मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी भी उम्र के हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें गांधीवाद की शिक्षा दी जाए। जी। और ये समय बहुत कठिन समय है पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए जी, जिसमें उस तरह के मूल्यों के प्रसार की आवश्यकता है। और आपको मालूम है कि युवाओं से पहले बच्चों की परवाह करने की आवश्यकता हमें है, नींव मजबूत करने की आवश्यकता है जी। तो अगर गांधीवाद से सबसे पहले किसी को जोड़ा जाना चाहिए जी, तो वो कम उम्र के बच्चे होंगे, ताकि उनके मन में, उनके अंतस में अगर कोई चीज़ बैठ जाएगी तो उसे बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। जी। अब युवाओं के बारे में जब तक हम बात करने जाते हैं तो मीडिया ने या बाहरी दुनिया के प्रभावों ने हमारे युवाओं के मन में कुछ अलग किस्म के बीज डाल दिए और उन्हें हो सकता है कि गांधीवाद और उनका अपरिग्रह जो है जी, वो रास ना आए। दूरदर्शन जगदलपुर के आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी ये है कि जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और विशेष करके जो युवा वर्ग के लोग हैं वो समझें कि गांधीवाद क्या है और आज उनकी प्रासंगिकता कितनी है। हमने इस कार्यक्रम में आप लोगों को आमंत्रित किया और आप लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से गांधीवाद को यहाँ पर हमें समझाया है। हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और गांधी जी के विचारों की आज क्या प्रासंगिकता है ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।